हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय गौतम। और इस वीडियो में मैं अपनी पिछले जितने भी प्रीलिम्स के अटेम्प्ट्स दिए हैं सबकी मार्कशीट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ में मैं ये भी शेयर करूंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही, मेरी जर्नी में मेरे क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैंने खोया, और साथ ही मेरी ट्रांजिशन एक टीचिंग जर्नी में कैसे हुई, टीचिंग में मेरे को कैसे इंटरेस्ट आया। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि कोई भी अगर टीचर पढ़ा रहा है आपको तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कोई भी टीचर आपको पढ़ाने के लिए भेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता उस टीचर का बैकग्राउंड क्या है, उसने कितना उस सब्जेक्ट को जिया है, कितना उस सब्जेक्ट में परफॉर्म किया है, आपको नहीं आइडिया रहता। तो ये भी आपको ज़रूरी है कि जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उस फैकल्टी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उसको यूपीएससी के बारे में और उसके सब्जेक्ट के बारे में, प्रीलिम्स में कैसे पेपर्स आते हैं, मेंस में कैसे पेपर्स आते हैं, कहाँ से पेपर आता है, वो सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो 2016 में स्टार्ट करी थी। आई लेफ्ट माई जॉब, आई वॉज मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन अक्टूबर 2016 आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड फॉर प्रिपरेशन। फिर मैंने अक्टूबर में शुरू करी थी प्रिपरेशन, मिड अक्टूबर में। देन इन 2017 the prelims was in July. Then I gave my attempt and I got 114 marks in prelims. The cutoff in that year was 105.34. तो मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया 7-8 महीने में कि भाई मेरे प्रीलिम्स एक ही बार में क्लियर हो गया। कुछ नहीं उखाड़ा था, मैं बताऊंगा क्या उखाड़ा था मैंने, तो देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आते हैं, मैं पूरी जर्नी शेयर करता हूँ। तो 2017 अटेम्प्ट में हुआ क्या था। 2017 अटेम्प्ट में मैंने जब जॉब छोड़ी तो मैंने अपनी पूरी जो जर्नी थी वो प्लान करी कि 7 महीने में मैं कैसे पढ़ूंगा। इन 7 मंथ्स हाउ विल आई स्टडी। तो मैंने इसमें यह निकाला कि जो शुरू के मंथ्स थे लाइक नवंबर दिसंबर, तो मैंने ये सोचा था कि नवंबर दिसंबर में मैं अपना ऑप्शनल पढ़ लूंगा। ठीक है, साथ में मैं एथिक्स पढ़ लूंगा, ठीक है, जो मेंस में आती है। और फ्रॉम जनवरी आई विल स्टार्ट द प्रीलिम्स प्रेपरेशन। अब क्योंकि ये 2 महीने ही थे और एथिक्स एंड ऑप्शनल आपको पता है कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है 2 महीने में पढ़ने के लिए, तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट रेड इट एंड लेफ्ट इट। मैंने बस रीड किया और छोड़ दिया वहीं पर। और मैंने एक चीज और सोची थी कि एक सब्जेक्ट में मैं 20 दिन से ज्यादा नहीं दूंगा। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि व्हेन टू स्टॉप। तो 20 दिन से ज्यादा एक सब्जेक्ट में नहीं दूंगा, मतलब अगर मेरे को 5 महीने मिले हैं, ठीक है, तो और 6 सब्जेक्ट हैं, तो मैं 20 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा, ये मैंने सोचा था। तो व्हेन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन इन जनवरी, सो आई रेड पॉलिटी लक्ष्मीकांत इन नियरली 15 डेज। 15 दिन में मैंने खत्म करी। फिर 5 दिन मैंने उसके पीवाईक्यू देखे, पिछले 20 साल के पीवाईक्यू देखे। बट एट टुडेज टाइम 20 ईयर्स पीवाईक्यूज आर नॉट इनफ। लोग 10 साल के करते हैं, मैं 30 साल के कराता हूँ, मैं 30 ईयर्स के कराता हूँ कि कोई भी चीज छूटे ही नहीं। दूसरी चीज इसमें मैंने क्या करी, मैंने टेस्ट लगाए। टेस्ट मैंने कितने लगाए थे, नियरली 20 टेस्ट मैंने लगाए थे, जिसमें मैंने बस अपनी नॉलेज टेस्ट करी थी। उसमें कम नंबर आते थे, ज्यादा नंबर आते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे नंबर ज्यादा आते भी नहीं थे, 70-80 मार्क्स आई यूज्ड टू गेट। ठीक है, तो उतने में मैं खुश हो जाता था कि चलो 70-80 नंबर आ रहे हैं, बहुत हैं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है। पूरी जर्नी के लिए मैंने प्लान किया था कि मेरे को कितना भी टाइम हो जाए मैं अपना इस जर्नी में दूंगा। ठीक है, बिना सोचे समझे मैंने जॉब छोड़ ही दी थी। तो मैंने बस इतना किया था, एवरी सब्जेक्ट आई हैव रेड एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट आई हैव रिटन द टेस्ट्स। फुल लेंथ टेस्ट मैंने ज्यादा लगाए नहीं थे। फिर मैं एग्जाम दिया तो मेरे इतने नंबर आ गए। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो दिमाग का खेल है, हर आदमी अलग होता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजी मैटर्स। मैं कोई भी एक चैप्टर पढ़ता था ना, तो उसके बाद ये देखता था उस पर्टिकुलर चैप्टर के कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हुए हैं। जैसे मान लो मैंने पॉलिटी में इमरजेंसी पढ़ा, तो इमरजेंसी में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो उस टाइम पे ऐसी बुकलेट्स नहीं आती थी कि भाई पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं, मैं तो अब निकालता हूँ। तो उस टाइम पे मैं पूरे पेपर्स देखता था, पिछले 20 साल के पेपर मैंने डाउनलोड कर लिए थे और एक एक क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ। फिर उनको एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉर्ट करके अपने उसमें फोल्डर्स में डाला हुआ था। तो ये मैंने काम किया था, जिससे मुझे पता चला कि इमरजेंसी में लेट से 4-5 क्वेश्चन आए हैं। फिर मैं देखता था टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे मेरे को ये पता लग गया कि अगर मुझे इमरजेंसी करना है तो मुझे इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं जाना है। ऐसे ही सारी सब्जेक्ट्स मैंने करी।
जिससे मेरे को ये पता चला कि कितना पढ़ना है। तो दैट इज वाई आई वॉज एबल टू कंप्लीट वन सब्जेक्ट इन 20 डेज। जब मैंने प्रीलिम्स निकाला फिर मेंस दिया, तो मेंस में मेरे आए थे 803 मार्क्स। जनरल की कट ऑफ थी उस टाइम 809 मार्क्स, तो मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स in essay 137, in GS I got 398 marks in my first mains attempt. In that also I got 270, near 270 marks. तो ये मेरे मार्क्स थे इन ऑप्शनल, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स थे विच वर वेरी गुड मार्क्स। तो आई वॉज वेरी जुबिलेंट कि भाई मैंने फर्स्ट मेंस दिया है, मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। अब आप बोलोगे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, मेरे फेलियर क्यों हुए थे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी जो थी विदाउट कोचिंग विदाउट एनीथिंग थी, ठीक है। मैंने अपने से प्लान बनाया, अपने से सब कुछ किया, अपने से तैयारी करी, देन आई गॉट दिस मच मार्क्स, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए ऑब्वियसली मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। इन 2018 अटेम्प्ट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे 93 मार्क्स ही आए थे और 98 मार्क्स हमारी कट ऑफ थी। 2018 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। क्या क्या रीजन थे? पहला ये रीजन था कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था प्रीलिम्स में कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैंने निकाल दिया, ठीक है। सारी सब्जेक्ट मुझे आती हैं, सारी सब्जेक्ट को इतने इतने दिनों में पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। टेस्ट मैंने ज़्यादा पिछली बार भी नहीं लगाए थे, इस बार भी नहीं लगाऊंगा तो हो जाएगा। PYQ मैंने करे हुए थे, वो मैंने करे हुए हैं तो दोबारा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। दूसरा मिसगाइडेंस में ये था कि मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी तो तुमने क्या पढ़ा, तो तुम्हारा तो करंट अफेयर होगा ही नहीं, करंट अफेयर होगा नहीं तो प्रीलिम्स का क्या करोगे। मैंने 3 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, मार्च अप्रैल में, ठीक है। क्योंकि फरवरी तक मैं मेंस में ही लगा हुआ था, क्योंकि मेरे मेंस में मुझे लगा कि मैं बिल्कुल टॉप कर सकता हूँ मेंस को, तो फरवरी तक मेंस में लगा रहा। फिर मार्च अप्रैल में मैं तैयारी करी तो उसमें ये मिसगाइडेंस आ गई कि करंट अफेयर की सारी मैगजीन करनी चाहिए। मैंने सारी मैगजीन करी तो 1-1.5 महीना तो मेरा मैगजीन खा गई, ठीक है। 2 महीने में फिर मैंने तैयारी जब करी तो उसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स को मैं प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाया। जितना डिटेल में मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने में गया था उतना डिटेल में मैं सेकेंड टाइम पढ़ने में नहीं गया, मैंने ऊपर ऊपर से सब्जेक्ट पढ़ ली, ठीक है। जो पॉइंटर्स, लॉजिक्स, जो न्यूमोनिक्स, ये सब आदमी जब पढ़ते हुए देखता है वो रिवाइज नहीं करा था मैंने इन डिटेल प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कमजोर पड़ गई। और 1 साल जब हो जाता है तो किसी भी सब्जेक्ट को आप भूल से जाते हो, वो भूला भूला सा ही मैं पेपर देने चला गया, ठीक है। फिर तीसरी चीज इसमें क्या करी मैंने, ओवर डूइंग टेस्ट्स। मेरे को यह था कि टेस्टों से सब कुछ हो जाएगा, टेस्टों को बहुत कर लो। और टेस्ट भी उस टाइम पे क्या था कि ओवर कॉम्प्लेक्स टाइप के टेस्ट बनाए जा रहे थे। अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो उसमें 40 क्वेश्चन के आसपास तो करंट अफेयर के ही डाल दिए, तो तुम करंट अफेयर मैगजीन से भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लगा रहे हो, इतना आ नहीं रहा यूपीएससी में। तो उससे थोड़ी मिसगाइडेंस ही हो गई मुझे, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स एट द एंड रुक गया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक एंथुजियाज्म था अंदर कि इस साल मुझे निकालना है, इस साल निकालना है, तो प्रेशर भी मैंने बहुत ज्यादा ले लिया था अपने ऊपर, प्रेशर भी बहुत ज्यादा ले लिया था। मैंने लाइफ को एक मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि लाइफ में ये एक फेज है, ये फेज ओवर हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो की मैंने प्रेपरेशन नहीं करी थी, बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया था। तो उस केस में मेरे को अपना मानसिक संतुलन एक तरीके से कह सकते हो कि ओवर एम्फेसाइज की एग्जाम में घुस जाओ, वो ऐसा घुस गया था मैं पागलों की तरह कि मैंने दुनिया देखना ही छोड़ दिया था। एक ही कमरे में बंद हूं, पूरे साल कमरे में बंद रहा, 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ रहा हूं। तो उससे क्या हुआ कि दिमाग सा चकरा जाता है आदमी का, पगला जाता है आदमी, ठीक है। तो ये मेरे साथ भी हो गया था, ठीक है। तो ये चीज 4 मिस्टेक्स मैंने करी थी जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर ये 4 मिस्टेक मैंने सुधारी। सबसे पहले मैंने क्या किया 2019 के अटेम्प्ट में कि पहले तो मैंने अपने सोर्सेज कम किए कि भाई मैं कितना पढ़ूंगा मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। जो नए नए एडिशंस आ रहे थे किताबों के वो सब मैंने दरकिनार कर दिए, हालांकि मैंने खरीदे थे 2018 अटेम्प्ट में, वो सब दरकिनार कर दिए, वही पतली वाली जो स्पेक्ट्रम थी वही पढ़ी, ठीक है। तो ओरिजिनल रिसोर्सेज पे मैं गया, फालतू की जो डिस्ट्रैक्शंस थी वो मैंने खत्म करी। डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या था, कंटेंट की डिस्ट्रैक्शंस, कंटेंट की डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या हो गया कि नए एडिशंस आ गए, न्यू एडिशंस, वो मैंने खत्म करे कि वो नहीं लूंगा। मैं खरीद लिए थे लेकिन मैंने पढ़े ही नहीं। दूसरा मैंने क्या किया कि पुराने जितने भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे
वो सारे वापस से कचड़े में डाल दिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर पुराने नोट्स में पढ़ूंगा तो उससे मेरा क्या होगा, उससे ये होगा कि पुरानी चीजों को ही मैं रिवाइज कर रहा हूं। जब मैंने कंटेंट पढ़ के दोबारा से नोट्स बनाने चाहिए तो उसमें रिसर्च लगती है, वो रिसर्च मैंने करना छोड़ दिया था, वो रट्टाफिकेशन टाइप की अप्रोच हो गई थी। तो वापस से मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे आया, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे आया। तो ये दो चीज मैंने करी थी। और आई यूज टू गिव माई सेल्फ सम फ्री टाइम, कि हफ्ते में जैसे एक दिन मैं छुट्टी मारता था कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो आज नहीं पढ़ूंगा, आज मूवी देखनी है तो मूवी देखनी है मुझे, ठीक है। फिर ऑन डेली बेसिस भी मैंने अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को कम किया। मैंने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स में 11-12 घंटे दे रहा था 2018 में, तो 2019 में मैंने अपने जो स्टडी आवर्स थे वो 6 to 7, एट मैक्स अगर मन करा तो 8-9 टाइप्स, ठीक है। और करंट अफेयर की जो स्ट्रेटजी थी मैगजीन वाली, वो मैंने कंप्लीटली ऑल्टर कर दी। आई केम टू जस्ट गूगल न्यूज, गूगल न्यूज, गूगल न्यूज पे आ गया था। गूगल न्यूज आप करोगे तो वो आपके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। और हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो कोई भी न्यूज आती थी तो मैं गूगल पे खोलता था तो वो मेरी न्यूज खुल जाती थी, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती थी, ठीक है। और फिर इससे ये भी फायदा होता है कि तुम्हारा लाइव मिंट वगैरह हो गया या इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, वहां से भी कोई भी आर्टिकल आ रहे हैं उनको भी आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो, मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो। तो ये सब चीजों से रेस्ट्रिक्ट होने के अलावा तो मैं गूगल न्यूज पढ़ता, लेटे लेटे पढ़ लेता था आराम से, ठीक है। देन व्हाट आई यूज्ड टू डू डेली एमसीक्यूज, कि टेस्टों के भरोसे न जाके मैं एमसीक्यूज के भरोसे गया कि करंट अफेयर के तो एमसीक्यू करने हैं। अगर मेरे को सब्जेक्ट करनी है, जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ी, तो उसके मैं स्टैटिक टेस्ट ना लगा के स्टैटिक एमसीक्यू करता था, स्टैटिक। इससे क्या फायदा है, इससे मान लो कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, उस चैप्टर के, करंट अफेयर के नहीं, उस चैप्टर के कर लिए, तो वो चैप्टर आपका एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज हो जाता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, तो फिर से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ अच्छे नंबरों से, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर मैंने मेंस लिखा, मेंस में मेरे बहुत कम नंबर आए, 2019 मेंस में मेरे बहुत कम नंबर आए, ठीक है। मेंस की कभी मार्कशीट शेयर करूंगा आपसे। तो मेंस में मेरे कितने नंबर आए, मेंस में मेरे आए 750 समथिंग, 750 समथिंग या 740 समथिंग, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं शेयर करूंगा मार्कशीट। 809 से रिड्यूस होके 750 आए। अब जब 750 मेरे जस्ट नंबर आए मेंस में, तो उसमें मेरी कहाँ मिस्टेक रही। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे 270 मार्क्स आए थे, वो मेरे घट के 204 हो गए, ठीक है। जीएस में मार्क मेरे लगभग सेम रहे, इसमें भी 398 आए थे, इसमें भी 390 समथिंग आए थे, ठीक है। कम ही हो गए, बेसिक बढ़े कहाँ, कम हो गए उल्टा, ठीक है। उसके बाद क्या, ऐसे में भी मेरे थोड़े से मार्क्स ऐसे में अच्छे आए थे, 143 आए थे, हाँ इसमें 380 आए थे, ऐसे में 143 मार्क्स आए थे, वन ऑफ द वेरी गुड मार्क्स। लेकिन सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस अगर आप देखोगे कहाँ रहा, तो जीएस में थोड़े मार्क्स कम हो गए एंड ऑप्शनल में तो बहुत ही ज्यादा कम हो गए। ये क्यों हुए मार्क्स कम, अगेन वही चीज कि मिसगाइडेंस, कोचिंग मिसगाइडेंस, कि भाई मैं गया था बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, उन्होंने मेरे को बोला कि तुमने ये चीज पढ़ी है, मैंने कहा नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने बोला तुमने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने कहा नहीं पढ़ा। तुमने बोला तुमने कितने टेस्ट दिए, मैंने सर 2-3 टेस्ट दिए थे। तुमने इतने टेस्ट नहीं दिए तो तुम्हारा नहीं होगा। अब 270 नंबर से मेरे कितने 204 नंबर पे आ गए। क्यों कि मोहित भट्टाचार्य एक किताब आती है वो भी पढ़ी, फाड़िया एंड फाड़िया आती है वो भी पढ़ी, आरबी अरिबाम आती है वो भी पढ़ी, ठीक है। तो सारी किताब मैंने पढ़ ली। और फिर बोला कि तुमने नोट्स भी नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे तो नोट्स भी तुम्हें बनाने चाहिए। और मैंने क्या करा, 5 कॉपी के नोट्स बनाए, 5 क्लासमेट की कॉपी 400-400 पन्ने की, वो नोट्स बनाए मैंने ऑप्शनल के, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बताते हैं कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपका नहीं होगा। मैंने बनाए, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। उससे क्या हुआ, दिमाग इतना क्लॉग हो गया, अंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद मैं रोट लर्निंग पे चला गया। जैसे मैंने प्रीलिम्स में मिस्टेक करी, सेम मिस्टेक मैंने मेंस में करी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए, ठीक है। क्योंकि मैंने इतनी तैयारी इनकी करी थी, ऐसे की तैयारी का टाइम ही नहीं मिला मुझे, ऐसे की तैयारी करी नहीं, ऐसे में अच्छे नंबर आ गए। इससे क्या मेरे को लर्निंग मिली, आपको क्या लर्निंग मिल सकती है कि ओवर डूइंग थिंग्स नहीं करनी है। आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, आपको रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है। अगर आप पीडीएफ में किसी के नोट्स भी पढ़ रहे हो ना, तो उस टीचर से आप पढ़ो कि वो कैसे नोट्स को पढ़ रहा है। जब आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप अपने से कर तो रहे हो, लेकिन आप किसी भी चीज को पढ़ने के लिए रटने की कोशिश कर रहे हो उसे, कि मुझे रिमेंबर रह जाए, अगर एग्जाम में आ गया तो मैं रिकॉल कर पाऊं। ऐसे नहीं होता है।
चीजों को समझो, किसी भी कंसेप्ट के बारे में समझ रहे हो तो उस कंसेप्ट के डीप में जाके उस जगह पे जाके सोचो। अगर आप फॉर इंस्टेंस ओशन करंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप देखो कि आप नाव में जा रहे हो और नाव के साथ आपका ओशन करंट चल रहा है, जब जाके उसको समझो तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज जो रिसर्च एप्टीट्यूड था ना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो रिसर्च एप्टीट्यूड आया था, वो रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने खत्म कर दिया था। आई रिलाइड ऑन नोट्स, आई रिलाइड ऑन टेस्ट, आई रिलाइड ऑन एवरीथिंग। वो रिसर्च एप्टीट्यूड मेरा खत्म हो गया, मैंने रिसर्च ही करना छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, दिमाग ठंडा हो गया, रट्टाफिकेशन से दिमाग गर्म हो जाता था, बहुत सारा कंटेंट ओवरलोड हो गया और वापस एग्जाम में मेरे निकला नहीं। तो ये मिस्टेक्स मैंने करी थी। देन आई अगेन रेक्टिफाइड दोज मिस्टेक्स। प्रीलिम्स में देखो कितने अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। और इस प्रीलिम्स में मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि एक तो 2 बार पढ़ लिया था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां पे मैं सारी चीजें रिसर्च पे लेके आया कि पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ रिसर्च करनी है। अब ये रिसर्च क्या है, कुछ नई चीज पे रिसर्च है क्या? नहीं। रिसर्च क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हो तो उसकी कंडीशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी देखो। अपने को यह देखो अगर आप प्रेसिडेंट होते तो कब लगाते, कब नहीं लगाते। मतलब वी थिंक योरसेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है तो आप कब उसको लगाओगे। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर हो तो थिंक योरसेल्फ एज एन एमपी कि पार्लियामेंट में कैसी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस तरह का जो थिंकिंग है वो मैंने डेवलप करी। हर टॉपिक में मैं यही सोचता था कि मैं उस जगह पे होता तो क्या कर रहा होता। अगर हिस्ट्री में मैं किसी राजा के बारे में पढ़ रहा हूं तो अगर वो मैं राजा होता तो मैं क्या कर रहा होता। एक बार तुम ये चीज कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद तुम रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी रिवाइज होगी कोई भी चीज, ठीक है। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने लेके आया, जिसकी वजह से प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेंस में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेंस में भी मेरे 760 समथिंग मार्क्स आए थे। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हमारी चेकिंग होती थी। हमारे 400 प्लस मेरे नंबर आए थे जीएस में। ऑप्शनल में मेरे अगेन 268 मार्क्स आए। लेकिन एक गलती मेरे से हो गई, क्योंकि ऐसे में मेरे 148 मार्क्स बिना पढ़े आए थे, ठीक है, 143 मार्क्स। और मेरे को पता है मैंने किस टाइप के ऐसे लिखा था, तो मैंने बहुत सारे मॉडल एसेस बना लिए थे। मॉडल एसेस बहुत सारे बना लिए थे, जिसमें मैंने 25 के आसपास मॉडल एसेस बना लिए थे। उन एसेस को रट के चला गया था और उस रट्टाफिकेशन की अप्रोच की वजह से मेरे ऐसे के मार्क्स कम हो गए। 114 समथिंग मार्क्स आए थे, 140 तो कम हो गए मेरे ऐसे के मार्क्स, जिसकी वजह से मेरा मेंस तो निकल गया, इंटरव्यू की कॉल आ गई, फिर इंटरव्यू में भी कम मार्क्स आ गए, 157 मार्क्स थे। तो फाइनल लिस्ट्स में मैं नहीं आ पाया। फिर बात आई कि चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं आ पाए तो 2021 का अटेम्प्ट दे लो प्रीलिम्स के लिए। जब इसका रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट आई थिंक 11-12 सितंबर को आया था और उसके 10 दिन बाद ही प्रीलिम्स था। आफ्टर 10 डेज प्रीलिम्स वाज देयर। तो भाई नंबर नहीं आया, इंटरव्यू पहली बार दिया तो दिमाग खराब हो जाता है। अब 10 दिन में तुम क्या ही पढ़ो। 2 दिन तो मैं हार मान गया कि भाई मैं नहीं दे रहा अटेम्प्ट। ये मेरा एज वाइज लास्ट अटेम्प्ट था जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो मैं क्या करूं भैया, ठीक है। अब ये जनरल कैटेगरी बार बार क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज आई कम फ्रॉम ए रिजर्व्ड कैटेगरी इन द विजुअली चैलेंज्ड। बट मेरी ईगो थी या कुछ भी कह लो तुम, कि मेरे को देना नहीं था भाई रिजर्वेशन में, तो मैंने दिया नहीं था। तो ये मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट था देखा जाए तो। फिर घर वालों से ये डिस्कशन हुआ कि भाई कोई बात नहीं, प्रीलिम्स तो तेरा निकल ही जाता है, एक बार रिवाइज कर ले। तो उस 10 दिन में आप ये जानो, क्योंकि मैंने इतनी बार सब्जेक्ट पढ़ ली थी, तो 1 डे पर सब्जेक्ट में मेरी रिवाइज हो गई थी। मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया 10 दिन में, क्या ही टेस्ट लगाते, कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा, क्या ही करंट अफेयर पढ़ते। एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना था, दैट्स इट। और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए उसमें। अब आप बताओ कि करंट अफेयर की जरूरत थी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था करंट अफेयर। टेस्ट की जरूरत थी, नहीं था। कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत थी, कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत थी कि जो भी आपने लॉजिक्स बनाए हैं ओवर द ईयर्स, जो भी आपने न्यूमोनिक्स बनाए हैं, जिस भी चीज से आपने अंडरस्टैंड किया है, वो आप चीज पूरी देख लो। हाँ, पन्ने पलटते जा रहे हो और रिवाइज होता जा रहा है। ये कंडीशन कब आती है, जब आपने रिसर्च करी हो। अगर आपने रट्टाफिकेशन किया तो ये अप्रोच आपकी नहीं आएगी, रिसर्च में ही आएगी। फिर मैंने मेंस दिया। मेंस में फिर से ठीक ही नंबर आए, 760 अराउंड ही आए, ठीक है। इसमें क्या रहा, ऑप्शनल में सिमिलर मेरे 267 मार्क्स आए पवेड में, तो वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, ठीक है। फिर जीएस में भी मेरे नियरली 410 आए थे, लेकिन ऐसे में मेरे 90 रह गए। ऐसे में आगे 90 रह गए। ये वाली अप्रोच वापस से मैंने यहाँ पे फॉलो करी। ऐसे में पहली चीज मॉडल, ये रट्टाफिकेशन वाली,
इससे नुकसान क्या हुआ, ऐसा नहीं था मैंने ऐसे बहुत अच्छे नहीं बनाए थे, नुकसान ये हुआ कि एक टॉपिक को मैं मिसरेड कर गया, आई मिसरेड द टॉपिक। अब वो किस्मत कह लो कुछ भी कह लो, आई मिसरेड द टॉपिक एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन पेपर आई लॉस्ट माई अटेम्प्ट। इंटरव्यू कॉल तो आ गई थी लेकिन इंटरव्यू में भी कम मार्क्स आए थे 153 एंड आई कुड नॉट क्वालिफाई इनटू द फाइनल लिस्ट। तो ये मेरी जर्नी रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे पास सिर्फ फॉरेस्ट के अटेम्प्ट पड़े थे, एज थी मेरे पास, तो फॉरेस्ट का मैंने अटेम्प्ट दिया। उसमें भी आप देखो 88 मार्क्स सीएसई कट ऑफ गई थी और मेरे 100 मार्क्स थे यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर कर लिया था लेकिन फॉरेस्ट की कट ऑफ मेरी जनरल कैटेगरी में क्लियर नहीं हुई थी। फिर मैंने टीचिंग में अपना स्टार्ट कर दिया था। देन आई ज्वाइंट विजन IAS एज ए गेस्ट फैकल्टी, देन आई ज्वाइंट वाजीराम एज ए सीनियर मेंटर एंड देयर आई वर्कड फॉर 2 years. Then I left there to start my own journey as a Freedom Academy director and as a faculty for UPSC full time. अब बात ये आती है कि मैंने वो इंस्टीट्यूट्स क्यों छोड़े। देखो बहुत सारे रीजन होते हैं उसके लिए, लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, बट आई वॉज वेल ऑफ, वेरी बेटर ऑफ इन फाइनेंसेस इन दोज इंस्टीट्यूट्स। दिक्कत क्या होती थी, बहुत सारा मटेरियल कि जिन गलतियों की वजह से मेरे मार्क्स कम हो रहे थे वही गलतियां वो इंस्टीट्यूट्स करा रहे थे स्टूडेंट से बार बार। अब आप देखो कि 15,000 स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट ले रहा है, वो उस क्या ये कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट प्रीलिम्स तो निकाल रहे हैं, वेरी मिनिमल, वेरी मिनिमल। 3-4 साल बाद जाके कोई बच्चा निकाल देता है इनके इंस्टीट्यूट से, तो ये बोलते हैं देखो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा था और निकाल दिया, और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। पहले साल निकालो वो पूछो ना आप, वो कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी स्टूडेंट को निकालनी है तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मटेरियल आप कम पढ़ो। अब मैं कुछ बताता था स्टूडेंट को, फैकल्टी क्लास में कुछ और बता रही है। अब इससे ये भी आ जाता है कि कोई भी फैकल्टी जो क्लास में पढ़ा रही है, क्या वो फैकल्टी के क्रेडेंशियल्स क्या हैं। वो बेशक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाती होगी, बेशक आपको क्लैरिटी आ रही होगी, लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या उसने पेपर दिया है वहां पे बैठ के, क्या वो स्टूडेंट के शूज में कभी रहा है उस तरीके से। तो ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फैकल्टी पे ट्रस्ट करने से पहले। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू द मार्कशीट्स, राइट। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी एक पेपर, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 50 आवर्स में कंप्लीट कराता हूं, बट इफ सम फैकल्टी इज टेकिंग द लेक्चर ऑफ लेट्स से 100 आवर्स, तो आपको क्या बाकी के टाइम पे क्या बेच रहा है, चूरन। 50 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। खुद भी पढ़ोगे तो भी 50 घंटे लगेंगे, मेरे साथ बैठ के पढ़ लो, ठीक है, या फिर किसी अच्छे मेंटर के साथ बैठ के पढ़ लो। फिर ये सब चीजें हैं, इतने सारा टाइम जा रहा है, तो 1.5 साल में तो आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद क्या है, आपका एग्जाम नहीं निकलता तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपके बहुत सारे टेस्ट छूट जाते हैं। तो ये सब टेंशन की वजह से मेरे को लगा कि यार थोड़ा एथिकली भी आप कह सकते हो, या फिर और उस चीज के वो इतना ज्यादा चार्ज करते हैं कि मैं मतलब इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। मैंने अपनी पूरी 6 साल की यूपीएससी की तैयारी में, ठीक है, टोटल मिला के अगर टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर दिया जाए, आई हैव नॉट इवन स्पेंड 50,000 रुपीज। वो भी टेस्ट सीरीज में ही मेरे गए थे, और वो भी मैंने कंप्लीट नहीं करी थी, घर पे लेके आ गया था टेस्ट को, ठीक है। तो इतना ज्यादा आप 6 साल में कितना ज्यादा आप जो है इन्वेस्ट कर देते हो वहां रहने में, खाने में। तो ऑन एन एवरेज व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, तो मुझे लगा कि भाई नियरली 10 लाख के आसपास एक स्टूडेंट ने अपने स्पेंड कर दिए थे इन जस्ट 3 years, इन जस्ट 3 years। तो मुझे लगा कि यार इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड ही कुड नॉट इवन क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ मिस गाइडेंस, एंड ही वाज फ्रॉम IIT। अब आप लगा लो हिसाब, तो ऐसा चल रहा है। फिर मैंने अपना 2024 में अटेम्प्ट दिया, इसमें मैं मेंस नहीं दिया। मेंस इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई हैड अ ट्रेजेडी इन माय फैमिली एंड आई कुड एट द सेम टाइम व्हेन द मेंस वाज देयर, सो आई कुड नॉट अटेम्प्ट, द पीपल क्लोज टू मी नो इट, ठीक है। तो ये सीन रहा मेरी यूपीएससी जर्नी का। अब इससे आपको क्या क्या लर्निंग मिलती है। पहली लर्निंग ये मिलती है कि डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट। इवन मुझ पे भी ट्रस्ट मत करो। आप ये देखो कि कोई भी टीचर है या कोई भी हमारा जो भी आपको टीच कर रहा है, जो भी आपको मेंटर कर रहा है, कि उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या उसकी स्ट्रेटेजी सही है। अगर वो मेंटर कह रहा है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा मटेरियल तो दूसरा मटेरियल पढ़ लो, दूसरा मटेरियल सूट नहीं कर रहा तो तीसरा मटेरियल पढ़ लो, या फिर आपको
ये टेस्ट सूट नहीं कर रहा तो ये वाला टेस्ट लगा लो, आपने ये मैगजीन नहीं पढ़ी तो आपका नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप कई सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, हर स्टूडेंट के लिए अलग स्ट्रेटेजी काम करती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, आपको उसको रिसर्च में लाना पड़ेगा। गोइंग इनटू द शूज स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। जिस भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो उस जगह पे जाके देखो, नहीं देख पा रहे तो उसकी इमेज देखो, नहीं देख पा रहे तो उसकी वीडियो देखो। गोइंग इनटू द प्लेस, उस प्लेस में जाके देखो। पॉलिटी में पढ़ रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसे करता, मैं प्रेसिडेंट होता तो ऐसे करता, मैं डीएम होता तो मैं ऐसे करता। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो तो मैं राजा होता तो ऐसे करता, मैं अकबर होता तो ऐसे करता, या अकबर ने कैसे किया तो उसने ऐसे किया। गो इनटू द शूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अगर सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो तो थिंक योरसेल्फ एज ए स्टेक होल्डर, कि अगर ओल्ड एज के बारे में पढ़ रहे हो तो भाई मैं ओल्ड एज हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या फेस करूंगा, मेरे लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम निकाली हुई है। अपने को एक एज ए वुमन सोचो कि भाई मैं वुमन होती तो फिर मैं कैसे करती, मेरे लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम निकाली हुई है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हुई है मेरे लिए, मैं कहां कहां से बेनिफिट ले सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी में आप देख रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में लेट से आप जो है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर बादल बन रहा है तो मैं ऊपर आसमान में बादल देख रहा हूं, वो कैसे बना होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये जो रिसर्च वाली स्ट्रेटेजी है ना, गोइंग इनटू द प्लेस, आप उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बहुत काम देगी यूपीएससी में। विजुअलाइजेशन, और हर चीज को क्वेश्चन करो। क्रिटिकल एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, हर चीज को क्वेश्चन करो। ये चीज ऐसी है तो क्यों है, ये चीज ऐसे क्यों हो सकती थी। ठीक है, कोई भी न्यूज आ गई आपको तो आप उस न्यूज के बारे में आपको कंप्लीटली एक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ऊपर से आपको आइडिया एक होना चाहिए। कंसेप्चुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा कि कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी इन द सेंस कि लाइक माइंडेड पीपल, बी इट योर मेंटर। ठीक है, जो कि कंपनी आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड कराती है। हम खुद से कई बार अपना स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्केड्यूल एक बहुत ज्यादा जरूरी है। बी इट योर मेंटर, बी इट योर पीयर हु इज ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एज यू। अगर वो स्लो है तो आपको स्लो कर देगा, अगर वो फास्ट है तो आपको एंग्जाइटी में ले आएगा। बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, और जिस पर्सन ने कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रखी है उससे आप लर्निंग एप्टीट्यूड डेवलप करें। मैं बहुत सीखता था। ठीक है, मुरनाल सर के लेक्चर आए थे, मैंने देखे थे, मैंने सीखा। राज तनिल मैम के ज्योग्राफी के लेक्चर आए थे, मैंने देखे, मैंने सीखा। ऐसा नहीं है कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने पैसा उतना इन्वेस्ट नहीं करा। जितना लिमिटेड अमाउंट था मैंने बिल्कुल राइट जगह लगाने की कोशिश करी उसको। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर कर पाता था। ठीक है, फोर्थ थिंग इज मिड टाइम प्लान मैनेजमेंट, मिड टर्म प्लान मैनेजमेंट। मिड टर्म प्लान मैनेजमेंट कि हर महीने पे एंड पे आप ये सोचो कि मैंने इस महीने में क्या अचीव किया। अगर ऐसा महीना मेरा पेपर तक चला जाए तो मैं क्या निकलूंगा एग्जाम में। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी मिड टर्म प्लान मैनेजमेंट रिसर्च के साथ। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गिल्ट फाइटिंग मैकेनिज्म। गिल्ट फाइटिंग मैकेनिज्म आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गिल्ट फाइटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका एग्जाम नहीं निकला, आपने ये चीज अचीव नहीं करी, आपके दोस्त वहां घूम रहे हैं, आप गिल्ट में आ जाते हो। आपने पेरेंट्स को ये नहीं दिया, दुनिया क्या क्या खरीद रही है, क्या क्या ले रही है, दुनिया कहां कहां घूम रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू हैव चोजन दिस पाथ एंड यू आर द होल सोल पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरी दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो जो मिजरी है उसको घूंट पी जाओ, उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने बोरिंगनेस एक्सेप्ट नहीं करी, अगर आपने पिटीनेस खुद की एक्सेप्ट नहीं करी, अगर आपने ताने समाज के या जो भी है एक्सेप्ट नहीं करे, तो आप इस तैयारी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप वो पर्सन हो जो समाज के तानों से या फिर खुद के फेलियर से, ठीक है, हैम्पर हो जाते हो, तो यूपीएससी आपके लिए नहीं है। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है उसके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इन फ्यूचर कि वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फेलियर बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी मैकेनिज्म बनाओ आप, ठीक है। तो अब आते हैं प्रमोशन पे। तो प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही कम दामों में, ठीक है, ओनली 8,000 रुपीज मैं पूरी करा रहा हूं इन लाइव सेशंस गूगल मीट में। उसमें क्या है, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी। एक चैप्टर में क्या क्या होगा, उसमें कहां से यूपीएससी पूछ सकता है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको मालूम होने चाहिए, कौन सी चीजें आपको छोड़नी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, नो, वेरी नो, ये चीज आपको बड़ी फैकल्टी नहीं बताएगी कोई भी, और बड़ी फैकल्टी के क्रेडेंशियल्स भी कुछ नहीं है, सही बात बता रहा हूं मैं। तो कौन सी चीज नहीं पढ़नी है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ओनली 600 आवर्स ऑफ क्लासेस, सारी क्लासेस मैं लेता हूं इसमें, ठीक है। ये कुणाल सर हैं जिन्होंने हमारे नोट्स प्रेपरेशन में काफी हेल्प करी है। तो 600 आवर्स ऑफ क्लासेस, थीम वाइज क्लासेस रहती है हमारी, पीवाईक्यू उसमें इंटीग्रेटेड रहते हैं, और रिवीजन हमारे मीटअप्स होते हैं। अब ये कैसे चलती है क्लासेस, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं एक बार। पहला क्या होता है, हमारी 4 स्टेप स्ट्रेटेजी है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है उसमें कितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे। इस चैप्टर में लेट से हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उन 5 टॉपिक्स को आप किस तरीके से मेमोराइज एंड विजुअलाइज करोगे, पहली तो चीज ये है। दूसरा स्टेप है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, कितने भी आप जो है एमसीक्यूज कर लो, अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप फंस ही जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में पर सब्जेक्ट नियरली 50 आवर्स ऑफ क्लासेस प्रीलिम्स की हमारी रहेंगी। प्रीलिम्स में 50 आवर्स ऑफ क्लासेस रहेंगी, एक सब्जेक्ट हम 50 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट मेरे साथ बैठ के करोगे, 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा एक सब्जेक्ट का। उस 1 महीने में हम पीवाईक्यू भी कर लेंगे। पीवाईक्यू कितने, 30 ईयर्स के। मान लो आप ज्योग्राफी कर रहे हो, मैंने अभी ज्योग्राफी कराई है, तो ज्योग्राफी में हमारे 50 आवर्स की क्लासेस है, उसके बाद 30 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं, ठीक है, ये करेंगे, जिसमें हमारे नियरली 400 क्वेश्चंस हो जाते हैं फॉर ज्योग्राफी। एंड एट द सेम टाइम वील डू स्टैटिक क्वेश्चन, 200 to 300 स्टैटिक क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, 200 to 300 स्टैटिक क्वेश्चंस, स्टैटिक क्वेश्चंस। अब ये इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप कर सकते हो, ये इन द फॉर्म ऑफ 1-to-1 भी आप कर सकते हो, पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू। इससे क्या होता है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। फिर उसके बाद 4th स्टेप आ जाता है हमारा रिवीजन। रिवीजन हम कब करते हैं, रिवीजन हम करते हैं अप्रैल एंड मई में। ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये रहती है, हम गूगल मीट पे बैठते हैं, किताब खोलते हैं, 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं, 1 सब्जेक्ट। आपको मैंने पढ़ाया, आपने मेरे से पढ़ाया, तो एक सब्जेक्ट को 3 दिन में रिवाइज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसमें आपके क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, उसमें आपसे इंक्लूड होंगे। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी दैट आई डिस्कस इन माय क्लासेस, ठीक है। उन स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करोगे तो काफी आसान है सिलेबस को रिवाइज करना इन जस्ट 1 मंथ। 1 महीने में आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। बाकी का जो लास्ट का मई महीना है उसमें आपको क्या करना है, माइंड को डी स्ट्रेस करना है कि भाई मैंने सब पढ़ लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, अब मेरे को चिल आउट करना है। 3-4 घंटे पढ़ो, माइंड को रिलैक्स करो। जो मैंने गलती करी थी 2018 में कि ओवर प्रेशर ले गया, ओवर ब्रेन को एक्सरसाइज कर दिया, वो हमें नहीं करना है। 4-5 घंटे पढ़ना है, चिल आउट करना है, हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, और धीरे धीरे अपन कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रिवीजन हम 1 महीने में, मई के महीने में करेंगे, वो बहुत चिल आउट टाइप का रिवीजन रहेगा और आराम से प्रीलिम्स देके आएंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। हमारा मार्च 30 टारगेट रहना चाहिए प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करने का, करंट अफेयर्स एंड सीसेट इंक्लूडेड, ठीक है। अब बात ये आती है कि प्रीलिम्स की तैयारी तो कर लें सर, लेकिन मेंस तो लोग कहते हैं कि दिसंबर तक मेंस खत्म कर लो, जनवरी से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करो। अब यूपीएससी का पेपर ऐसा आ गया है कि आप जो अगर मेंस में ही सिर्फ टाइम दे रहे हो
जो गलती मैंने 2018 में करी थी कि मेंस में टाइम दे दिया दिसंबर तक, जनवरी से प्रीलिम्स उठाया, तो क्या मैं प्रीलिम्स का सारा सिलेबस रिवाइज करके 30 इयर्स के पीवाईक्यू करके एंड नियरली 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगा के क्या मैं उतने टाइम में कंप्लीट कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि 11-12 घंटे दोगे तो भी नहीं होगा। कितने क्वेश्चंस हो गए? तो मेंस की तैयारी हम कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी में कि दिसंबर तक कर लो, फिर जनवरी से आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करो। अब जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा अगर जनवरी से स्टार्ट करी ढंग से, तो आप मेंस की तैयारी का फायदा क्या है? आप दिसंबर तक मेंस की तैयारी कर लो, फिर आपका प्रीलिम्स रह जाए तो उसका क्या फायदा है? तो इंटीग्रेटेड तैयारी इज द बेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम मेंस की तैयारी भी साथ में करेंगे। अब मेंस की तैयारी आप साथ में कैसे करोगे? क्योंकि फिर प्रीलिम्स भी तो देना है। मेंस की तैयारी बहुत फायदा करती है प्रीलिम्स में भी, क्योंकि ये आपके अंदर एक रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करती है, सोचने की क्षमता बढ़ाती है, जो आज की डेट में प्रीलिम्स में भी हेल्प हो रही है उसमें। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स का, उसमें हमें एक गट फीलिंग लग रही है, उसमें हमें एक सोचने की वो जरूरत पड़ रही है, तो वो सोच कहां से डेवलप होगी? वो मेंस की तैयारी से डेवलप होगी। अब मेंस की तैयारी अगर हम करेंगे तो बिल्कुल फोकस्ड हमारी तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए, एंड इट शुड टेक वेरी लेस टाइम, इट शुड टेक वेरी लेस टाइम। तो जो भी सब्जेक्ट हमने प्रीलिम्स की पढ़ी, जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ी, उसके बाद हमें मेंस में ये देखना है कौन कौन से थीम के क्वेश्चन आ रहे हैं और उन थीम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम ब्रेनस्टॉर्म करके, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उसमें इंट्रो कंक्लूजन फॉर्मेट होना चाहिए, कितने पार्ट्स में वो क्वेश्चन डिवाइड हो सकता है, उस पार्ट में कितने तरीके के हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हम एक एक क्वेश्चन में करवाते हैं। ईच क्वेश्चन वी ब्रेनस्टॉर्म ऑफ द पीवाईक्यू। तो एंड 600 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो टोटल हमारे 1500 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन में। तो 600 आवर्स ऑफ प्रीलिम्स की क्लास एंड 400 आवर्स ऑफ मेंस के सेशंस, ये आप मेरे साथ ग्रुप में लाइव बैठते हो। जब इतना आप करोगे, मैं भी एफर्ट दे रहा हूं, आप भी मेरे साथ एफर्ट दोगे, तो डेफिनेटली जो भी मेरी लर्निंग्स हैं लास्ट 10 ईयर्स की, वो कहीं ना कहीं आप इनकलकेट करोगे और चीजों को बहुत आगे लेके जाओगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मेन थिंग दैट यू कैन गेन फ्रॉम मी। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, सारी सब्जेक्ट के थीम वाइज विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे रिवीजन के लिए। देन माइक्रो नोट्स जिसमें फैक्ट शीट्स वगैरह रहती हैं, इनको यूज करना सिखाया जाएगा। फैक्ट शीट तो आपको मार्केट में हर आदमी दे देगा, नोट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है, ऑल्दो मेरे से बढ़िया नहीं है लेकिन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ना इनको यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको सेशंस में ही पता लगेगा। अगर आपको यूज करना आता है देन दैट इज फाइन, अगर वो प्रूवन स्ट्रेटेजी है देन दैट इज फाइन, यू हैव गॉट द रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग दोज स्ट्रेटेजीज ऑन योर ओन, देन दैट इज फाइन। अदरवाइज यू नीड टू know how to use anyone's notes, right? Then 600 practice question we do, 900 around we do PYQs, then 600 practice question। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि जो भी हमारा मेंस का पेपर आया इस बार 2025 में, 90% we have predicted already, 90% we have already predicted। प्रूफ मैंने दिया हुआ है वीडियो में, आप देख सकते हैं। देन मेंटरशिप सेशन, फैकल्टी मीटअप होते हैं फॉर 1-to-1 गाइडेंस। मैं ग्रुप सेशन लेता हूं हफ्ते में 3, उन ग्रुप सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं और कोई भी आपका सवाल हो बिल्कुल थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड अप्रोच है और कंप्लीट कवरेज इसमें मेंस की हमारी होती है। धीरे धीरे क्लास चलती है, एक क्लास मॉर्निंग में हमारी प्रीलिम्स की होती है, आफ्टरनून में हमारी मेंस की क्लास होती है, और ये मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती हैं। अगर क्लास हमारे ज्यादा होती है तो हम सैटरडे संडे का गैप लेते हैं, लेकिन सैटरडे संडे में भी अगर हमारी कोई क्लास मिस होती है तो सैटरडे संडे में हम लेते हैं, ठीक है। और इसकी कॉस्ट है जस्ट 8000, इससे लो कॉस्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का, ठीक है। कॉम्बो बैच की फीस हमने 1000 रुपीज ऑफ करके 15,000 कॉम्बो बैच की फीस रखी हुई है। और ये जो फीस मैंने आपको बताया था ये 2 साल पहले लेता था मैं, अब मैंने फीस उसकी आधी से भी कम कर दी है। तो यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट, लॉट ऑफ थिंग्स, 1000+ आवर क्लासेस, 600 प्लेन्स, 400 मेंस, कंप्लीट डिटेल नोट्स, क्विक रिवीजन मटेरियल आपको मिलता है, मैं खुद बिठा के रिवाइज कराता हूँ,
ठीक है, फिर प्रीलिम्स के टेस्ट आपको मिलेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो ये 37 प्रीलिम्स टेस्ट मींस इसमें करंट अफेयर के भी हमारे 15 टेस्ट इंक्लूडेड है। करंट अफेयर को हम अलग करते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन अलग करते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम अलग करते हैं। तो इस कॉम्बो बैच को आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं और मेरे साथ आप बैठोगे 8 महीने, हम रोज पढ़ाई करेंगे और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।